Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely IMF second board meeting. IMF की जो second board meeting है हुई है, ठीक है, उसमें जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको भी डिस्कस किया गया है। उसने जो नेक्स्ट किस्त जारी करनी है उसके हवाले से भी डिस्कशन हुई है और पाकिस्तान के ऊपर ही बेसिकली ये ओपिनियन लिखा गया है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी पाकिस्तान में इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट आ पाएगी और तमाम शोबों में हम डेवलपमेंट देख सकेंगे। ठीक है जी। तो इसी हवाले से हमें ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जी, तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है प्रोवोकेशन। ये प्लूरल है प्रोविसेस इसकी। ठीक है, इसका मतलब होता है कंडीशंस, यानी शराइत जो होती हैं, रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, स्टिपुलेशंस जो होती हैं। ठीक है, शराइत के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइज्ड है। पॉइज्ड का मतलब तैयार होना, किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी रहना। ठीक है, पोजीशन ले लेना। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कंपलियन आता है। कंपलियन से मुराद मजबूरी के आलम में कोई काम करना, यानी कि फोर्स्ड होकर, कंपेल्ड होकर कोई चीज को करना। रेलम है। रेलम का मतलब होता है यहाँ पर एरिया या फिर कोई डोमेन की बात की जा रही है, किसी स्फेयर की बात की जा रही है। आगे कॉशन है। कॉशन हम कहते हैं बहुत ही एहतियात को, केयरफुलनेस को। उसके बाद हैजिंग देयर बेट्स आ जाता है। ये एक फ्रेज है, हैजिंग देयर बेट्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि रिस्क को कम करने के लिए कुछ एक्शंस लेना, कुछ मेजर्स उठाना। उसके बाद कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। कंट्रोवर्सीज से मुराद जो है तनाज़ात को कहा जा रहा है, यहाँ पर से मुराद यही तनाज़ात हैं, डिस्प्यूट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद बेल आउट है। बेल आउट माली मदद को कहते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हम किसी से ले रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉवरेन डिफॉल्ट है। सॉवरेन यानी कि सॉवरेनिटी जो होती है वो खुद मुख्तारी होती है। डिफॉल्ट यानी कि गिर जाना, खत्म हो जाना, फॉल हो जाना, फेल हो जाना, यानी कि कंट्री की खुद मुख्तारी का खत्म हो जाना कर्जे ले लेकर। ठीक है, कर्जों की वजह से और फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसकर आपका सॉवरेन डिफॉल्ट हो जाता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही को कहते हैं। उसके बाद ट्रांच है। ट्रांच किस्त को कहते हैं हम। ठीक है, जो किस्त होती है पैसों की, जो हमें अदायगी करनी होती है लोन के ऊपर जो दी जाती है। उसके बाद टॉपसी टर्वे आता है। टॉपसी टर्वे से मुराद एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, कि हम किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं, उलझन का शिकार हैं, डिसऑर्डर का शिकार हैं। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर की जाती है ऑनरशिप या तमाम कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट से लेकर, गवर्नमेंट ओन जो एंटरप्राइजेस होती हैं उनसे लेकर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है, उसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद डेवोल्यूशन है। डेवोल्यूशन भी एक प्रॉपर एक टर्म है। ठीक है, एक प्रोसेस ही है। इसका मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर, ये जो पावर है उसकी ट्रांसफर हो जाती है, अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से रीजनल या फिर लोकल गवर्नमेंट्स की टुवर्ड्स। उसके बाद नेशनलिज्म आ जाता है। नेशनलिज्म यहाँ पर रेफर कर रहा है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयलिटी को, डिवोशन को, किसी एक नेशन की डिवोशन कितनी है, वफादारी कितनी है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस है। एक्सपेंस से यहाँ पे मुराद जो है एक्सपेंशन या एक्सटेंट की बात की जा रही है, कि कितना एरिया कवर कर रही है, कितनी रेंज है किसी चीज की। उसके बाद पैनिकी आ जाता है। पैनिकी डिस्क्राइब करिए एक स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एनजाइटी और फियर, यानी कि कोई बहुत शदीद वरीसम है या सिचुएशन में है या फिर एनजाइटी का शिकार है, परेशान है, फियर का शिकार है, तो उसे हम पैनिकी कहेंगे। ठीक है, यानी कि पैनिक हो जाना, उससे ये टर्म निकली है। उसके बाद प्रीवेरिकेटिंग आता है। प्रीवेरिकेटिंग से मुराद ये है कि डायरेक्ट आंसर देने को अवॉइड कर देना। ठीक है, डायरेक्ट आंसर ना देना किसी भी चीज़ का। उसके बाद रिजॉल्व है। रिजॉल्व का मतलब कि ख़त्म करना, डिसीजन लेकर किसी चीज़ का मतलब रिजॉल्व करवा देना किसी इशू को। उसके बाद रिस्क मॉन्गरिंग है। रिस्क मॉन्गरिंग से मुराद एक टेंडेंसी है, एक रुझान है जो एग्जैजरेट करता है, यानी कि बढ़ते हुए रुझान की बात यहाँ पर की जा रही है। कोई टेंशन्स बढ़ रही हैं, रिस्क बढ़ रही हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड बात की जा रही है। उसके बाद डेट क्राइसिस वो होते हैं जो कर्जों की वजह से क्राइसिस में इकोनॉमिकली कोई कंट्री फंस जाता है, तो उसको डेट क्राइसिस कहेंगे। स्वेस डायरेक्शंस की बात हो रही है, यानी कोर्स की बात की जा रही है, पाकिस्तान जो कि एक्शंस लेता है रिस्पॉन्स में इकोनॉमिक चैलेंजेस के, उस स्वेस की बात की जा रही है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गए कुछ वर्ड्स, जो डिफिकल्ट वर्ड्स उनके मीनिंग्स वगैरह। ठीक है, अब हम इसका अंडरस्टैंड करते हैं मेन क्रक्स के, यहाँ पर इस ओपिनियन के अंदर राइटर कहना क्या चाह रहे हैं और बेसिकली हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। और आपको पता है ये इकोनॉमिकली तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आईएमएफ के हवाले से इस दफ़ा एक्सपेक्टेड भी है, आपको करंट अफेयर में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि जी इसका क्रक्स क्या है। मेन क्रक्स में हमारे पास इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। अब इंटरकनेक्टेडनेस इन्होंने यहाँ पर क्यों यूज़ किया, यहाँ पर ये कह रहे हैं इंटरकनेक्टेडनेस इसलिए है क्योंकि जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तब तक इकोनॉमी का जो जो मईशत का
इस्तेहकाम है वो नहीं आ सकता, ठीक है? इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान तब तक डेवलप नहीं हो सकता। तो दोनों का लिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होगी तभी इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी मौजूद होगी मुल्क के अंदर। उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंसी आ जाती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको पता ही है, आईएमएफ की बात की जा रही है, तो आईएमएफ में यही है कि हम आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सारा का सारा इन्हिसार है, जो डिपेंडेंसी है, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर ही, आईएमएफ के ऊपर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर, ठीक है? तो हम वहाँ से कर्ज़े लेकर ही अपनी तमाम चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आईएमएफ बेल आउट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, क्योंकि आईएमएफ ही माली मदद फराहम करता है, ठीक है? और लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में पॉलिटिकली अदम इस्तेहकाम ही रहा है, इंस्टेबिलिटी ही रही है, तो उसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, ठीक है? और बेल आउट में आपको पता है कि जो पहली किस्त जारी की गई थी आईएमएफ की तरफ से, ठीक है? फर्स्ट मीटिंग के बाद जो की गई थी, वो 3 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने पैकेज जो है वो दिया था, ठीक है? और उसने इंश्योर करवाया था कि लीडरशिप ये इंश्योर करवाएगी कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कायम होगी, और जो रिस्क है ना फाइनेंशियल लॉस के, वो फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए, और मुल्क में जो है वो सियासी तौर पर इस्तेहकाम कायम रहना चाहिए। तो सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी शर्त थी आईएमएफ की, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाज़िम व मलज़ूम है मुल्क के लिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम की जाए मुल्क के अंदर। ठीक है? अच्छा, ये तो हमारे पास ओवरऑल पॉइंट्स हो गए, उसके बाद अब चैलेंजेज़ क्या हैं? ठीक है, चैलेंजेस हैं लीडिंग टू जनरल इलेक्शंस। अब यही है कि डिफरेंट कंट्रोवर्सीज चल रही हैं जनरल इलेक्शंस के हवाले से, ठीक है? मुख्तलिफ कंसर्न्स में आप देख सकते हैं, तो आईएमएफ का डिसीजन भी यही है कि सेकंड ट्रांच वो फंड की तभी जो है वो प्रॉपर तरीके से देगा, जब इंश्योर करवाया जाएगा कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ गया है। तो उस इस्तेहकाम के लिए जनरल इलेक्शंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरल इलेक्शन अपने वक्त पर हों और बिल्कुल फ्रीली हों, तभी ये चीज़ें मुमकिन होंगी। लेकिन अभी ये फिलहाल चैलेंज की बात है, ठीक है? उसके बाद एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस यही है कि आईएमएफ की जो सेकंड बोर्ड मीटिंग है, उससे पहले यही एक्सपेक्टेड था कि एफर्ट्स जो हैं वो की जाएँ, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, जनरल इलेक्शंस जो हैं, ठीक है? और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो डायरेक्टली एसोसिएट एंड डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या जुड़े हुए हैं, किसके साथ? आईएमएफ या हमारी इकोनॉमी के साथ, ठीक है? उसके बाद स्ट्रैटेजिक चेंजेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ रही हैं, स्ट्रैटेजिक चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब चैलेंजेस आपने देख लिए, सबसे पहले ओवरऑल पॉइंट देखे, फिर आपने चैलेंजेस देखे, अब आप देखें कि आपको चीज़ें चेंजेस क्या लेकर आने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजिकली किस तरह से चलना है। तो स्ट्रैटेजिकली हमें सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक चेंजेस लाने होंगे, मार्केट फोर्सेस के हवाले से हमें काम करना होगा, ठीक है? प्राइवेटाइजेशन को फ़रोग़ देना होगा, डेवल्यूशन लेकर आनी होगी। अब मैंने आपको डेवल्यूशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों का प्रोसेस समझा दिया, ठीक है? प्राइवेटाइजेशन में आपको पता है ये प्राइवेट एंटरप्राइज़ेज़ की तरफ ही चली जाता है सारा कंट्रोल, और डेवल्यूशन में भी वो पावर कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स को भी स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपकी बेहतरी की तरफ इकोनॉमी जाए, ठीक है? तो तभी ये जो गोल है ना आईएमएफ के, हम उसको पहुँच सकेंगे, उसको पूरा कर सकेंगे, उनकी शराइत को मान सकेंगे, पूरा कर सकेंगे, और इसी तरह से हमारी जो पॉलिटिकल इस्तेहकाम है वो कायम होगा। जब पॉलिटिकल इस्तेहकाम कायम हो जाएगा ना, ठीक है? तो इस तरह से इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी तो खुद ब खुद ही आ जाएगी, ठीक है? तो ये आपको उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताएँगे, स्ट्रैटेजीज़ आपने क्या-क्या अडॉप्ट करनी है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ में आप फर्दर देखें क्या-क्या कह रहे हैं वो, नेशनलिज़्म एंड इकोनॉमिक डिसीजंस, नेशनलिज़्म एंड इकोनॉमिक डिसीजंस में वो कह रहे हैं नेशनलिज़्म इकोनॉमिक डिसीजंस में जो है उसके रोल को मतलब यहाँ पे डिमिनिश किया जाए, ठीक है? एम्फसाइज़ क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरत इस अमर की है कि जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ठीक है? वो प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, या फिर आप प्राइवेटाइजेशन को फेस कर सकते हो, तो आपको ये फेस करना भी पड़ सकता है। ये एक्सपेक्टेशंस हैं इन चीज़ों की, ठीक है? बताई जा रही हैं आपको। उसके बाद वो कह रहे हैं पोटेंशियल consequences ऑफ आईएमएफ डिसीजन, ठीक है? पोटेंशियल कुछ नताइज भी हैं आईएमएफ डिसीजंस के, कुछ नताइज सामने आ सकते हैं, ठीक है? आईएमएफ के जो सेकंड बोर्ड मीटिंग है उसके एडवर्स आउटकम भी निकल कर आ सकते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान अगर स्टेबिलिटी अपनी शराइत को पूरा नहीं करता, या उन्होंने जो शराइत रखी हैं कि स्टेबिलिटी कायम करें इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, तो पाकिस्तान को बहुत से इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सॉवरेन डिफॉल्ट खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का हो सकता है इस तरीके से, ठीक है? वो बता रहे हैं आपको क्या-क्या आप कह सकते हैं कि शक-व-शुबहात या खदशात क्या-क्या हैं, तो आप इन खदशात में इनको लिख सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा चैलेंजेस भी आपने देखे, आपने इनकी जो भी मुतवक्को चीज़ें थी, या आप जो आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो भी बता दिए, ठीक है? उसके बाद आप देखें टाइम सेंसिटिविटी। अब ये है वक़्त अशद ज़रूरत है, ये टाइम सेंसिटिविटी है, वक़्त की अशद ज़रूरत है कि हम सेंसिटिविटी को, हसासियत को समझें, और हसासियत को समझते हुए इन तमाम चीज़ों को टैकल करें, जो आने वाले 2024 के जनवरी का जो पहले 10 दिन होंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रफ़्तार कितनी होगी, पाकिस्तान की रफ़्तार कैसी होगी, मईशत की रफ़्तार कैसी होगी, इन तमाम चीज़ों को डिटरमाइन कर लिया जाएगा 10 दिनों के अंदर, जनवरी के 2024 की बात की जा रही है, ठीक है? तो इस हसासियत को अंडरस्टैंड करते हुए ही हमें अपनी पॉलिसीज़ को देख लेना है, और स्टेबिलिटी कायम करनी है पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे कायम होगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फेयर एंड फ्री इलेक्शन से होगी, और जब हम फ्री इलेक्शंस करवाएँगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाएँगे, तो
इसी तरह से हम आगे इकोनॉमी को भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो सकती हैं, हम लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इस तरीके से हमारी डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। उसके बाद रिस्क मॉन्गरिंग एंड डेट क्राइसिस की बात की जा रही है, यानी कि रुझान यही है, ठीक है, हाईलाइट यहाँ पर यही किया जा रहा है कि कंट्री जो है करंटली एक ग्रिप में है, डेट क्राइसिस के कर्जों के एक जाल में, एक चक्कर में फंस चुका है आईएमएफ के साथ ही, ठीक है, तो आईएमएफ ही हमें ये प्रोवाइड करेगा इससे निकलने के लिए चीजें, और हमें आईएमएफ को किस तरह से उनकी शराइत को पूरा करना है, उनको इंश्योर करवाना है कि हमने किस तरह से स्टेबिलिटी ले आनी है, कि हम स्टेबिलिटी लाएंगे और प्रॉपर तरीके से अपनी चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है जी, आपने क्रक्स भी देख लिया, अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को। अब हम इसको थॉरोली भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब वो बताएंगे यहाँ पर कि जो ईयर है 2023 का, वो तैयार है शिफ्ट करने के लिए। जो दो शराइत है ना, वो कंधों पे डाल रहे हैं 2024 के। पहला तो ये कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आए। और दूसरी इन्होंने क्या बताई है, दूसरी जिम्मेदारी जो आयद करता है वो 2024 के ऊपर, 2023 का पूरा साल जो आया है, वो यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम क्रेडिबल जनरल इलेक्शन नहीं करवा लेते। तो इसमें आपको दो ही मेन पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कायम नहीं हो सकती, और दूसरा ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक हम फेयर एंड फ्री इलेक्शंस ना करवा दें। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो अगर इंडिपेंडेंट कंट्री रहा, अगर कंपनियन में हम देखें, वो लोन्स लिए, उसने अफेयर्स चलाने के लिए अपने डिफरेंट शराइत रखी गई। ठीक है, उनके ऊपर शराइत यही थी कि उन रेलेवेंस जो है वो लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ शराइत भी रही हैं, ठीक है, लेकिन उस तरीके से वो पूरी नहीं होती रही, हम कह सकते हैं। दम इस्तेहकाम हमें देखने को मिला सियासी तौर पर भी। तो पाकिस्तान की जो अनड्यू जो डिपेंडेंस रही है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर ही रही। ठीक है, अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए इस एहतियात की भी ज़रूरत है। हवाले से हम इस हवाले से देखें, अगर इकोनॉमिक सिचुएशन देखें कंट्री की, ठीक है, जो लोन गिवर्स है ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंश्योर करवाई जाएँ ये चीज़ें, कि डिस्टेबलाइज़्ड कंट्री के को पॉलिटिकली जो डिस्टेबलाइज़्ड कंट्री होगा, जिसमें इस्तेहकाम ही कायम नहीं होगा, उनके लिए उस मुल्क के अंदर सरमाया देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ़ हो जाता है, ठीक है? तो आयोटा का वर्ड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, उन्होंने हाइलाइट किया है यहाँ पर, एनी आयोटा ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट फोर्सेज़। तो इनका मतलब कि स्ट्रेंथ जो है ना, पॉलिटिकल सियासी जो अनरेस्ट फोर्सेज़ है ना, उनको फ़ोर्स करती हैं कि एक हेजिंग देयर बेट्स, ठीक है? कि वो अपने बेट्स को हेज करें, ठीक है? करंटली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान जो है, एक समझें आप, एक आग के साथ खेल रहा है। मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सीज चल रही हैं जनरल इलेक्शंस के हवाले से, ठीक है। और अगर हम फैक्ट को ही ओवरलुक करें, अर्ली जुलाई 2023 की, तो वो वफद जो था इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का, लीडर्स जो बुलाए गए थे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के, देखने के लिए कि उनकी सपोर्ट कितनी है, उन्होंने आईएमएफ ने शराइत के अकॉर्डिंग जो है अपनी अनाउंस किया था, जो बेल आउट था, अपनी माली मदद जो थी, वो $3 बिलियन का एक पैकेज दिया था। ठीक है, उसमें जो है स्टॉफ लेवल एग्रीमेंट जो था वो 30 जून 2023 तक पे था। ठीक है, तो मीटिंग जो थी डेलीगेशन की, यानी जो वफद था पॉलिटिशियंस वाला, वो मतलब आप अनप्रेसिडेंटेड कह सकते हैं, वो बेमिसाल रहा। बहरहाल जो वफद था ना, उसने कमिट किया कि वो लो डाउन करेंगे रिस्क जो है वो लॉस ऑफ आईएमएफ मनी को, यानी कि किसी तरह से भी लॉस नहीं होगा। और लॉस कैसे नहीं होगा, जब वो अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करेंगे। लेकिन नतीजे के तौर पर वो कह रहे हैं, डेलीगेशन नॉट ओनली सॉट एश्योरेंस फ्रॉम मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स, ठीक है, लेकिन वो जो है वो पॉलिटिकल मेन पॉलिटिकल प्लेयर से जो है एश्योरेंस उसने उन्होंने देखी थी, चाहिए थी उनको, ये कंडीशंस यही रखी गई थी आईएमएफ की तरफ से कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखेंगे, ताकि उनकी मेंटेन रहेगी स्टेबिलिटी, तो वो कर्जे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वापस भी कर सकते हैं। और उनकी शराइत में ये चीज़ भी शामिल थी कि वो अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, ये वफद, ये जो डेलीगेशन है, वो अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए सैबोटेज नहीं करेगा, यानी तखरीबकारी नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा इन अश्योरेंसेस को। ठीक है जी। ना सिर्फ उसके बाद ही हम देखें, तो इन एश्योरेंसेस के बाद ही जो डेलीगेशन है, उसको ये सिग्नल मिला था कि आईएमएफ जो है इशू करेगा अपनी फर्स्ट किस्त, जो कि $1.2 बिलियन की थी। ठीक है, $1.2 बिलियन की पहली किस्त थी, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। हिस्टोरिकली, रेट्रोस्पेक्टिवली जो बताया हुआ है, हिस्टोरिकली की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी पीछे ही हम देखते देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने वर्चुअली जो है वो बैक करता आया है, पाकिस्तान हमेशा हेल्प मांगता आया है, ठीक है, बेल आउट की माली मदद मांगता आया है अपने सॉवरेन डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान इस फैक्ट के लिए भी ओब्लिवियस है कि आईएमएफ जो है वो आंसरेबल है। ठीक है, आईएमएफ के जो लेंडर्स हैं, मनी लेंडर्स जो हैं, अगर फेलियर होता है इस चीज़ का, कि कंट्री जो है वो आपको जो लोन है उसको प्रॉपर वापस नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आंसरेबल है आईएमएफ भी। ठीक है, आईएमएफ बियॉन्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके बाद सेकंड ट्रांच, जो सेकंड किस्त है ना, वो 700 मिलियन डॉलर्स की है, ये येट टू बी रिलीज्ड, अभी होनी है वो रिलीज। ठीक है, तो ये अप्रूवल होगा आईएमएफ की तरफ से, जो बोर्ड मीटिंग है, ठीक
ठीक है? उस तरफ से जनवरी 11 2024 के अंदर जो होगा, ठीक है? आप इसको नोट कर सकते हैं, जो अप्रूवल दिया जाएगा 11 जनवरी 2024 को। ठीक है? आईएमएफ की सेकंड बोर्ड मीटिंग से पहले जो पाकिस्तान है उसने शो किया कि वो तमाम पॉसिबल मेजर्स लेगा, जनरल इलेक्शंस करवाएगा, 8 फरवरी तक फेयर होंगे, फ्री होंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। अदरवाइज़ जो आईएमएफ की सेकंड बोर्ड मीटिंग है ना, उसके पास पोटेंशियल है कि वो चीज़ों को जो है वो कन्फ्यूजन के अंदर डाल सकता है, ठीक है? ये टॉपसी टर्वी हमने पढ़ा था, ये जो कन्फ्यूजन स्टेट में डाल सकता है चीज़ को। ठीक है? टाइम पीरियड जो है वो मार्च से लेके जून तक 2024 तक का जो टाइम पीरियड होगा, वुड बी डिसिसिव, वो फैसला-कुन हो सकता है कंट्री के लिए काफ़ी हद तक फैसला-कुन हो सकता है आईएमएफ के गोल को पूरा करने के लिए सेट जो किए गए हैं। ठीक है? हकीकी तौर पर पाकिस्तान आईएमएफ की जो हम कंपेनियनशिप देखें तो एक्सपेक्टेड यही है कि परसिस्ट करेगा वो बियॉन्ड जून 2024 तक। ठीक है? अगर पाकिस्तान जो है वो जो है वो नेक्स्ट श्रीलंका से को मेक ना करे, ठीक है? उसको कोशिश यही करनी चाहिए कि वो उसे ना बनाए। पाकिस्तान की जो रफ्तार है, जो इफ़ेक्ट हो रही है, इस हवाले से हम देख सकते हैं कि परसीवेबल वेज़ हमें नज़र आते हैं, पाकिस्तान काफ़ी हद तक अफ़ेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है? पाकिस्तान का जो पहला उन्होंने बताया इश्यू आपको, वो शो कर रहा है कि वो डूइंग अवे करें इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को, जो मार्केट फोर्सेज़ हैं, ये या फिर जो कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने मटेरियलाइज़ करने का मार्केट इकोनॉमी को, ठीक है? और जो एज है कंट्रोल्ड इकोनॉमी की, वो ओवर हो चुकी है, ठीक है? जो हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी कह लें या कमांड इकोनॉमी कह लें, उसकी एज बिल्कुल ओवर हो चुकी है। जस्ट अ कपल ऑफ इयर्स अगो, ठीक है? 2 साल पहले ही की बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने सोचा दैट इट कुड प्रॉस्पर बाय अडॉप्टिंग एन इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कमांड इकोनॉमी, के वो प्रॉस्पर हो जाएगा अगर वो इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कमांड इकोनॉमी को अडॉप्ट करेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कमांड इकोनॉमी वाला तो जो प्रोसेस था या जो दौर था, वो तो खत्म हो गया। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। इफ विशेज़ वर हॉर्सेस, तो हमारी ख्वाहिशात तो हॉर्सेस की तरह ही रह गई, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, एक्ट नहीं किया गया। ठीक है? पाकिस्तान कुड नॉट हेल्प इट्स सिटिज़न्स डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उस पर भी वो अपने सिटिज़न्स को हेल्प नहीं कर सका पाकिस्तान, ठीक है? और ये टाइम बेकार चला गया। करंटली पाकिस्तान जो है वो थिंक कर रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिवाइव करेगा उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से, लेकिन ये इट मीन्स नॉट, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसके बजाय कि फ्यूचर जो है उसमें हम रिलाय करें, हमें इंडिजिनियस रिसोर्सेज पर रिलाय करना चाहिए, जिनके अंदर प्रमोशन शामिल है कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, छोटे पैमाने की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस पर सरमाया इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है? आप इसमें ये सजेशन के अंदर दे सकते हैं कि हम जो है हमें अपनी खुद की रिसोर्सेज पर, इंडिजिनियस रिसोर्सेज पर जो है वो रिलाय करना चाहिए और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान वुड हैव टू मूव ऑन द पाथ ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान जो है उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करना चाहिए। इसके साथ होगा नेशनलिज्म को कुछ जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं उसको बियर तो करना पड़ेगा, ठीक है? जो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डिल्यूट होने की वजह से भी हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है? नुकसानात हुए हैं तो उनको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए कंट्री के नेशनलिज्म जो है वो अपनी रेलेवेंस जो है वो लूज़ करती जा रही है, ठीक है? तो लिटिल स्पेस है, बहुत ही थोड़ी-सी स्पेस है, ठीक है? जो नेशनल एसेट्स के नाम पर हम मेंटेन कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल लॉस को रोक भी सकते हैं। ठीक है? इसके बजाय कि हम जो है एम्फसाइज़ करते रहें सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियल एसेट्स बनाने पे के पर ही ज़ोर देते रहें, ठीक है? तो यही एक स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो प्रॉफ़िटेबल हो सकती है, इतनी तो हो सकती है कि सपोर्ट कर लेगी वो नेशनल इकोनॉमी को। अदरवाइज़ आप समझें कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, पेरिश हो गया या फिर प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर इट, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर ने टेक ओवर कर लिया। थर्ड वहाँ पर आपको पॉइंट बता रहे हैं कि थर्ड बता रहे हैं कि पाकिस्तान वुड हैव टू बियर विद द रिड्यूसिंग एक्सपेंस ऑफ नेशनलिज्म, उसने जो कम होता जा रहा है ना एक्सपेंस जो है नेशनलिज्म का, उसको बेयर करना होगा पाकिस्तान को। और जो कॉम्बिनेशन है प्राइवेटाइजेशन और डेवोल्यूशन का, वो बाउंड है फील करने के लिए नेशनल स्ट्रेटेजिस्ट को, उनकी परेशानियों को, पैनिक से निकाला था ना, पैनिक की, ठीक है? उनकी परेशानियों को बाउंड है फील करने के लिए, जो लूज करती जा रही है ना नेशनलिज्म अपनी एक्सटेंट, उसको अंडरस्टैंड किया जाए। और 2024 के अंदर ना सिर्फ जो सेवरल मिनिस्ट्रीज हैं वो क्लोजर को फेस कर सकती हैं, बल्कि साथ साथ ले ऑफ जो प्रोसेस है वो भी जो है वो टॉल का शिकार हो सकता है। तो इसी तरह सिमिलरली जो कंट्रोल है बॉर्डर्स पर, कमर्शियल एयर फ्लाइट्स पर, वो भी रिड्यूस हो सकता है। स्टेट की मोनोपोली जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जो है वो भी मिनिमाइज हो सकती है। नर्वसनेस जो है वो विजिबल होगी, ठीक है? विजिबल है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस है। पाकिस्तान जो है वो तमाम एफर्ट्स करता रहा है कि अपने असासा जो एसेट्स थे वो सेल करे अपने फ्रेंडली कंट्रीज को,
इस डेस्परेट होप के साथ ये सेम्बलेंस होगी, नेशनलिस्टिक कंट्रोल बरकरार रहेगा, परसिस्ट करेगा। ठीक है, तो आईएमएफ की जो सेकंड बोर्ड मीटिंग है वो डिसाइड करेगी। अब हो सकता है एडवर्सली हो, उसका खदशात मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज मुश्किलात को भी लेकर सामने आ सकते हैं। इस तरह के केस में जो होप्स है ना वो सारी इकोनॉमिक रिवाइवल की वो डैश टू ग्राउंड हो जाएंगी। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, एक बैक चला जाएगा, पाकिस्तान एक स्क्वायर वन में चला जाएगा, एक स्क्वायर की तरफ अंदर चला जाएगा कि किस तरीके से फिर वो अवॉइड करे अपनी सॉवरेन डिफ़ॉल्ट को। ठीक है? तो रिज़ॉल्व करवाने के लिए यही है कि एक तो उन्होंने बताया, पहले तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल इलेक्शन को करवा देना इनसफिशिएंट है। वो इतना काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी है वो। इसके मुकाबले में कि जो भी और भी चीज़ें हैं कि हमें इन इन चीज़ों को भी रिज़ॉल्व करवाना चाहिए, इनको अनाउंस करना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उन इलेक्शंस के अंदर पार्ट ले सकती हैं फ्रीली विदाउट किसी भी हिंड्रेंस के, किसी रुकावट के। ठीक है जी? उसके बाद फरवरी 2024 की बात की जा रही है कि कोई भी इलेक्शंस हों जिन शॉर्ट ऑफ ऑफरिंग हो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो वो अगर अगर उसमें स्टेबिलिटी ना आई, यानी कि सियासी इस्तेहकाम अगर ना आया मुल्क के अंदर, तो वो बाउंड टू फेल हो जाएगा, पाकिस्तान बाउंड टू फेल होगा इकोनॉमिकली। ठीक है, तो शराइत हैं जो 2023 की थी वो भी डेस्पोटिक हो गई। ठीक है, तो साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो जाना जाता है रिस्क मॉन्गरिंग एटीट्यूड के लिए, कि ये रिस्क मॉन्गरिंग एटीट्यूड है इसका, इसके प्रोमिसेस उस तरीके से आप कह सकते हैं लटक ही जाते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो फर्म ग्रिप में है इस वक्त, कर्जों की ग्रिप के अंदर है। आईएमएफ की ऑफर्स ही उसको बाहर निकाल सकती हैं। तो आईएमएफ की ऑफर से निकलने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, वही बात आपको मैं दोबारा बोलूंगी कि निकलने के लिए वही जरूरी है कि आप पहले इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएं, उसको फेयर फ्री इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल इस्तेहकाम लेकर आए। उस इस्तेहकाम को लाने के बाद आप मुआशी इस्तेहकाम लेकर आ सकते हैं। तो अब ये जो जनवरी 2024 के 10 दिन होंगे वही डिसाइड करेंगे पाकिस्तान की डायरेक्शन किस रुख को जा रही है। तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो दोनों 2-4 तरीकों से आ सकता है। सबसे पहले तो आपके पास आईएमएफ के ऊपर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? आईएमएफ के आप देख लेंगे उन किस्तों के हवाले से, या पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उस हवाले से आप इसको टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का साथ-साथ ज़िक्र करना है कि ये इंटरकनेक्टेड है, और साथ ही साथ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस भी इसके साथ कनेक्टेड हैं। उस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है? ब्रीफली उसके बाद जो है वो पॉलिटिकली आए तो पॉलिटिकली भी आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा अगर इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको इन्हीं पॉइंट्स का जिक्र करेंगे और कुछ रिस्क भी बताएंगे जो आपको इस आर्टिकल ओपिनियन में बताए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो चैलेंजेस है उनका सामना जिनका है पाकिस्तान को, वो सब भी बताएंगे, और मजीद जो सजेशंस पाकिस्तान को उठाने चाहिए उन वो भी आप इसके अंदर बता देंगे, और प्रॉपर तरीके से आपका सवाल टैकल हो सकता है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अंदर और भी कोई पॉइंट्स आ सकते हैं तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।